आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पत्रिका में छपे उस चित्र से गोपाल का ध्यान बटाने के प्रयत्न में माधवी लगी रही, पर मुत्तु कुमरन ने गोपाल की बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। उसने एक तरह से लापरवाही बरती। दोनों के पास आकर गोपाल का उस तरह बातें करना बड़ा बचकाना लगा। मुत्तु कुमरन और गोपाल दोनों रुष्ट हो जाएं तो क्या हो, इस नाजुक स्थिति को टाल देने का माधवी का प्रयत्न उतना सफल नहीं रहा। थोड़ी देर की बातों के बाद गोपाल ने पूछा, आज रात को अब्दुल्ला यहां से जा रहे हैं। मैं उन्हें विदा करने एयरपोर्ट तक जाने वाला हूं। आप में से कोई चलना चाहेंगे? मुत्तु कुमरन और माधवी ने एक दूसरे का मुंह देखा। गोपाल की बातों का किसी ने उत्तर नहीं दिया। उनकी हिचकिचाहट देखकर गोपाल अच्छा मैं जा रहा हूं कहते हुए उठा। जाते हुए वो पत्रिका ऐसे छोड़ गया मानो भूल गया हो। गोपाल के जाने के बाद मुत्तु कुमरन ने माधवी की खिल्ली उड़ाते हुए पूछा, अब्दुल्ला को विदा करने तुम गई क्यों नहीं? इतने में छोकरा नायर दौड़ता हुआ आया और बोला, टैक्सी बड़ी देर से वेटिंग में खड़ी है, ड्राइवर चिल्ला रहा है। तभी माधवी को ये बात याद आई कि अरे वो तो टैक्सी में यहां आई थी और वो बड़ी देर से उसके लिए खड़ी है। उसने मुत्तु कुमरन की ओर मुड़कर ऐसी दृष्टि फेरी कि मानो पूछती हो कि अब मैं जाऊं या थोड़ी देर ठहरूं। टैक्सी खड़ी है तो जाओ, कल मिलेंगे, मुत्तु कुमरन ने कहा। वो बुझे दिल से वहां से चली, मानो और ढेर सारी बातें कहने को रह गई हों। मुत्तु कुमरन भी बगीचे से चलकर आउट हाउस में गया। दूसरे दिन सवेरे गोपाल ने माधवी को फोन किया कि वो अपने लिए कुछ रेशमी साड़ियां खरीद ले। पांडी बाजार में एक वातानुकूलित कपड़े की दुकान में गोपाल का खाता चलता था। नाटक आदि के लिए जो साड़ियां खरीदनी होती थीं, माधवी वहीं से जाकर लिया करती थी। बिल वहां से सीधे गोपाल के पास पहुंच जाता था। दुकान वालों को मैं इत्तला कर दूंगा कि तुम 11 बजे वहां पहुंच रही हो, गोपाल ने बताया, और उसने भी स्वीकार लिया था। अतः जल्दी से नहा धोकर कपड़े बदलकर वो चलने को तैयार हो गई। सिंगापुर जाने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। उसके पहले सारा प्रबंध कर लेना था। सीन सेटिंग जैसे भारी सामान जो हवाई जहाज से नहीं लिए जा सकते थे, उन्हें साथ लेकर 2 दिनों में 10-15 आदमी समुद्री जहाज पर जाने वाले थे। हवाई जहाज पर हल्के फुल्के सामान ही लिए जाने की बात थी। अतः संभव था कि जरूरत से ज्यादा कपड़े लत्ते और साड़ियां भी जहाज के जरिए ही भेजे जाएं। इसलिए उसने गोपाल की बात न टालकर जल्दी कपड़े की दुकान हो आने की बात मान ली थी। गोपाल की नाटक मंडली को मुत्तु कुमरन के लिखे हुए नए नाटक के अलावा मलेशिया में 1-2 अन्य सामाजिक नाटक भी मंचित करने की योजना थी। उन नाटकों में कभी बहुत पहले गोपाल और माधवी ने भूमिका की थी। उनकी पुनरावृत्ति के लिए भी उन्हें तैयार रहना था। हालांकि अब्दुल्ला ने प्रेम एक नर्तकी का इसी ऐतिहासिक नाटक के लिए अनुबंध किया था, फिर भी विदेश के नगरों में लगातार इसी नाटक के खेलने में कठिनाइयां संभव थीं। इस विचार से बीच बीच में दूसरे नाटक भी सम्मिलित किए गए। सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के नाटकों में माधवी को ही बारी बारी से नायिका की भूमिका अदा करनी थी। इसलिए उन पात्रों के अनुरूप आधुनिकतम रेशमी साड़ियां लेनी थीं। 11 बजे जाने पर भी साड़ियां चुनते चुनते दोपहर का 1 तो बज ही जाएगा। माधवी ने सोचा कि बोग रोड के बंगले पर जाकर मुत्तु कुमरन को भी साथ ले जाए तो अच्छा रहे। इसके साथ ही साथ वो इस सोच में पड़ गई कि मुत्तु कुमरन कहीं इनकार कर दे तो क्या हो। मालिक ने आपको कपड़े की दुकान पर ले जाने को कहा है, कहते हुए ड्राइवर 10:15 बजे करीब गाड़ी के साथ आ गया। उसके कार में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, सीधे पांडी बाजार चलो? नहीं, पहले बंगले पर चलो, आउट हाउस से नाटककार को भी साथ ले जाएंगे।
माधवी ने कहा तो कार बोग रोड की तरफ चली। उस समय मुत्तु कुमरन आउट हाउस के बरामदे में बैठकर उस दिन का समाचार पढ़ रहा था। माधवी कार से उतरकर उसके सामने जा खड़ी हुई तो उसने समाचार पत्र से सिर उठाकर देखा और पूछा, बड़ी खुशबू आ रही है, ये अब्दुल्ला की दी हुई सेंट तो नहीं? अच्छा, इस खुशबू में इतनी बड़ी तासीर है कि देने वाले आदमी का नाम भी बतला दे, अन्यथा मैं उसका नाम कैसे ले पाता? वो कोई उत्तर नहीं देकर मुस्कुराई। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, आपको भी साथ ले जाने के विचार से आई हूं। मुझे? मुझे क्यों? साथ ले जाकर आधी दूर जाने के बाद किसी की कार में बैठकर चल पड़ने के लिए? आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता क्या? बार बार उसी बात की सुई चुभाते हैं। जो होता है सो कहता हूं। बार बार उल्हाना देते हुए आपको न जाने क्या मजा आता है, वही जो तुम्हें तंग करने से आता है। कहते हैं कि कसूर माफ करना भलमनसाहत है। समझ लो कि वो भलमनसाहत मुझ में नहीं है। कैसे मान लूं? यूं हठ न पकड़िए, मैं प्रेम से बुला रही हूं, इनकार कर मेरा जी मत दुखाइए। चलिए। उफ, इन औरतों से पार पाना बड़ा मुश्किल है। उसने उसका अधूरा वाक्य पूरा किया। मुत्तु कुमरन हंसता हुआ उठा और कुर्ता पहनकर उसके साथ चल पड़ा। द्वार की सीढ़ियां उतरते हुए उसने पूछा, कहाँ ले जा रही हो? चुपचाप मेरे साथ चलते चलिए तो पता चलेगा। उस पर अपना रोब जमाते हुए उसने कहा। दुकान के सामने उतरने के बाद ही उसे पता चला कि उसे वो कपड़े की दुकान में लाई है। ओहो, अब तो हालत यहां तक बढ़ गई कि जोर जबरदस्ती खींचकर मुझे कपड़े की दुकान तक लाओ। भगवान जाने आगे क्या हाल होगा। मुत्तु कुमरन ने दिल लगी की। माधवी को वो दिल लगी अच्छी लगी। आप देखकर जो पसंद करेंगे उन्हें मैं आंख मूंद कर ले लूंगी। साड़ी पहनने वाला मैं नहीं हूं, पहनने वालों को ही अपनी पसंद की लेनी चाहिए। आपकी पसंद मेरी पसंद है। दुकान वालों ने बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। गोपाल साहब ने फोन किया था, हम तब से आंखें बिछाए आपकी राह देखे खड़े हैं। दुकान के मालिक ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा। नीचे बिछी नई कालीन पर ढेर सारी साड़ियों का अंबार सा लगा था। मुत्तु कुमरन और माधवी कालीन पर बैठे थे। आप हैं हमारे नए नाटक के लेखक, बड़े भारी विद्वान और कवि। माधवी उसका परिचय देने लगी तो मुत्तु कुमरन ने उसके कानों में फुसफुसाया, बस बस अपना काम देखो। ठंडे रोज मिल्क के 2 गिलास उनके सामने रखे गए। इन सब की क्या जरूरत है? माधवी ने कहा। आप जैसे ग्राहक बार बार थोड़े ही आते हैं। दुकान के मालिक ने हाथ ऐसे जोड़े कि उंगलियों में फंसी अंगूठियां चमक उठी। रेशमी धोती, रेशमी कुर्ता, पान सुपारी की लाली से रंगी मुस्कान, मुलायम रेशम को मात देने वाली चिकनी चुपड़ी बातें और बात बात में चमत्कृत करने की कोशिश। रंग, चमक, किनारी, बनावट आदि में एक से बढ़कर एक बढ़िया साड़ियां उनके सामने बिछाई गईं। ये आपको पसंद है? सुआपंखी रंग की साड़ी निकालकर दिखाते हुए माधवी ने पूछा। शुक सारिकाओं को अपने रंग से मोह हो तो आश्चर्य की क्या बात है? मुत्तु कुमरन होठों में मुस्कान फेरते हुए बोला। माधवी साड़ियों से नजर उठाकर मुत्तु कुमरन को देखते हुए बोली, हास परिहास छोड़िए ना। साड़ी के बारे में मर्द बेचारा क्या जाने। करीब 1 घंटे तक साड़ियों को उलट पलट कर देखने के बाद माधवी ने दर्जन भर साड़ियां चुनी। आप कोई रेशमी धोती लीजिए ना। नहीं, जरी वाली धोती आप पर खूब फबेगी, दुकानदार ने कहा, पर मुत्तु कुमरन ने इनकार कर दिया। उन्हें लौटते हुए दोपहर के 2 बज गए थे। जब वे बंगले पर पहुंचे तब गोपाल के सेक्रेटरी पासपोर्ट के क्षेत्रीय कार्यालय से पासपोर्ट ला चुके थे। थोड़ी देर में पासपोर्ट संबंधित व्यक्तियों के हाथ सौंपे गए। जहाज पर पहले जाने वाले अपनी यात्रा की तैयारी में लगे थे। सीन, सेट और नाटक के अन्य सामान आदि जहाज से भेजे जाने के योग्य ढंग से बांधे गए। कलाकार संघ ने विदाई समारोह का आयोजन भी किया था। गोपाल की नाटक मंडली की मलेशिया यात्रा के बारे में भड़कीला विज्ञापन निकाला गया। उस समारोह में जहाज से जाने वाले कलाकारों के साथ गोपाल, माधवी और मुत्तु कुमरन भी सम्मिलित हुए थे। संघ के अध्यक्ष ने गोपाल की मंडली की सांस्कृतिक विजय यात्रा की कामना करते हुए उसकी तारीफ के पुल भी बांधे। जैसे जैसे यात्रा के दिन निकट होते गए वैसे वैसे घनिष्ठ मित्रों के यहाँ विदाई दावतों का तांता लग गया। कुछ एक में मुत्तु कुमरन शामिल नहीं हुआ। एक दिन माधवी ने स्वयं जोर दिया कि मेरी अभिनेत्री सहेली पार्टी दे रही है, आपको उसमें अवश्य शामिल होना चाहिए, पर वो गया नहीं। जिस दिन हवाई जहाज की यात्रा थी उसके पहले दिन रात को माधवी ने स्वयं अपने घर में मुत्तु कुमरन और गोपाल को दावत के लिए बुलाया था। मुत्तु कुमरन उस दिन शाम को ही माधवी के घर आ गया था। शाम का नाश्ता भी वहीं किया।
उसके बाद माधवी और वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। उस दिन माधवी सुरमई रेशम की साड़ी पहने हुए थी, जिस पर बीच बीच में जरी के सितारे चमक रहे थे, जिससे उसकी सुनहली देह की सुंदरता में चार चांद लग गए थे। मुत्तु कुमरन उसकी मोहनी सूरत पर मोहित होकर कवित्तमयी भाषा में कह उठा, अंधकार की साड़ी पहने विद्युल्लता विचरती है विश्व के प्रांगण में। वाह वाह, क्या खूब! इस पर तो कुबेर का भंडार उड़ेला जा सकता है। सच कहती है, मेरी तारीफ की तारीफ में तुम मेरी तारीफ करती हो। सच कह रही हूं। आपने मेरी तारीफ की, बदले में मैंने आपकी तारीफ कर दी। इस तरह दोनों बातें कर ही रहे थे कि गोपाल का फोन आया। माधवी ने रिसीवर उठाया। आयकर के एक मामले में मुझे एक अधिकारी से अभी तुरंत मिलना है। मैं आज वहां नहीं आ सकता, माफ करना। आप भी ऐसा कहें तो कैसे काम चलेगा? आपको जरूर आना है। मैं और लेखक महोदय काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, आज ये मुमकिन नहीं लगता। मुत्तु कुमरन जी से भी कह देना। उसका चेहरा स्याह पड़ गया। फोन रखकर मुत्तु कुमरन से बोली, आज वे नहीं आ रहे हैं। कहते हैं किसी आयकर अधिकारी से मिलना है। जाए तो जाए, उसके लिए तुम उदास होती क्यों हो? उदास नहीं होती। कोई आने की बात कहकर सहसा न आने की बात कहे तो दिल हताश हो जाता है ना। माधवी, मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? क्या है भला? आज की दावत में गोपाल आता और मैं नहीं आता तो क्या समझती? ऐसी कोई कल्पना मैं कर ही नहीं सकती। वैसा हुआ होता तो तुम क्या करती, यही मैं पूछना चाहता हूं। वैसा हुआ होता तो मेरे चेहरे पर उल्लास की रेखा तक फूटी नहीं होती। एक तरह से मैं जीवित लाश ही दीख पड़ती। जो भी कहो, गोपाल के न आने से तुम्हें निराशा ही हुई है। जैसा आप समझे। मेरे आने पर तुम्हारा क्या बड़प्पन रहा? गोपाल जैसा स्टेटस वाला कलाकार आता तो तुम्हारा बड़प्पन बढ़ता और आस पड़ोस के लोग भी गर्व का अनुभव करते। आप चुप न रहकर मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं। गोपाल जी के न आने का मुझे जरूर दुख हुआ है, पर उनके न आने के दुख को आपके आने के सुख ने कोसों दूर भगा दिया है। मुझे खुश करने के लिए यूं ही कह रही हो? आप मेरे प्रेम पर संदेह करें तो निश्चय ही आपका भला नहीं होगा। शाप देती हो मुझे? मैं शाप देने वाली कौन होती हूं? आप मेरे साथ जा रहे हैं, केवल इसी आश्वासन पर मैं इस यात्रा में सम्मिलित हो रही हूं। नाराज ना हो, यूं ही तुम्हें उकसाकर तमाशा देखना चाहता था। मुत्तु कुमरन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसे ये पूरा विश्वास हो गया कि सच ही वो उस पर मन प्राण न्यौछावर कर चुकी है। दावत से बड़ा उपहार पाकर खुश कौन नहीं होता। खुशी से वो दावत खाने बैठा। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं है का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।